हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है जीव प्रक्रम। मतलब हमारे टॉपिक का आज का जो टॉपिक हमारा उसका क्या नाम है, उसका नाम है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम मतलब क्या होता है? जीव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस, प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस मतलब जीव प्रक्रम की बात कर रहा है। सिंपली हम ये समझते हैं कि ये जो जीव प्रक्रम है होता क्या है। जीव का मतलब होता है जीवन, या किसी जीव की बात कर रहा है, किसी जीव की बात कर रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी जीव की बात कर रहा है तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आता है, जीव का मतलब समझ में आ जाता है या लाइफ का मतलब समझ में आ जाता है। आगे बात करते हैं, हमारे पास में प्रक्रम या प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ प्रोसेस होती है या कुछ प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्रोसेस होती है, कुछ प्रक्रम होते हैं, अगर जिसकी वजह से मतलब किसी जीव के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ प्रक्रम होते हैं जिसकी वजह से वो क्या रहता है? जीवित रहता है। जिसकी वजह से क्या रहता है? जीवित रहता है। ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। ऐसे प्रक्रम को क्या कहते हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। जीव प्रक्रम का मतलब हुआ जीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया, जीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया या किसी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए उसके अंदर होने वाली प्रक्रिया को, उसके अंदर होने वाली प्रोसेस को क्या कह रहे हैं? जीव प्रक्रम कहते हैं। सर ठीक है, आपने कहा कि उसके अंदर होने वाली प्रक्रिया को जीव प्रक्रम कह रहे हैं, तो सर ये बताइए हमारे को कि वो कौन से प्रक्रम है, वो कौन सी प्रोसेस है जो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उस जीव को जीवित रहने के लिए, वो जीवित रहने के लिए उसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने कहा है कि उसके अंदर कुछ प्रोसेस होगी, कुछ प्रक्रम होंगे जिसके माध्यम से वो क्या रहेगा? जीवित रहेगा। तो हमें उन प्रोसेस का नाम बताइए, हमें उन प्रोसेस का नाम बताइए, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके माध्यम से वो ऑर्गेनिज्म जीवित रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो मैं बात करता हूँ न्यूट्रिशन की। किसकी बात करता हूँ? न्यूट्रिशन की बात करता हूँ। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। सर न्यूट्रिशन ठीक है, न्यूट्रिशन लिखा आपने, पोषण लिखा, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए समझिए न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। न्यूट्रिशन जानते हैं, पोषण सब जानते हैं, कुछ स्टूडेंट सर नहीं जानते हम तो पोषण भी क्या होता है। ठीक है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है न्यूट्रिशन। जीव प्रक्रम के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहला पॉइंट कौन सा लिखा है? न्यूट्रिशन लिखा है। दूसरा पॉइंट मेरे पास में अगर बात करूँ मैं तो मैं कहूँगा रेस्पायरेशन। इसकी बात करूंगा मैं। रेस्पायरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? श्वसन की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने लायक क्या है? समझने लायक ये है कि इसके अंदर जो एक एक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, उसको मैं सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो घबराइए नहीं, इन सभी को मैं समझाने वाला हूँ आपको। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको अभी तक नहीं आ रहा है, ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तब आ जाएगा। दूसरी बात करता हूँ मैं, तीसरी बात करता हूँ मैं, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या हुआ? वहन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? वहन की बात कर रहा हूँ। फिर वहन क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट अगर बात करता हूँ मैं कहता हूँ एक्सक्रिएशन। क्या होता है? एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब किसी वेस्ट को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, और एक बात और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं या जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, जिसको इंग्लिश में समझना है वो इंग्लिश में समझे, जिसको हिंदी में समझना है वो हिंदी में समझे, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। ओके, सभी को क्लियर यहाँ तक? तो आगे चलते हैं। आगे हमने देखो सबसे पहले हमने लिखा है जीव प्रक्रम के अंदर, लाइफ प्रोसेस के अंदर सबसे पहली प्रोसेस अगर देखी जाए तो प्रोसेस आपके सामने कौन सी है? न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? पोषण होता है। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। फिर पोषण होता क्या है? पोषण होता क्या है? न्यूट्रिशन होता क्या है? किसी फूड को इनटेक करना, फूड को इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना। फूड का इनटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि भोजन को ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब हुआ भोजन को ग्रहण कर लिया, उसका उपयोग कर लिया। उपयोग कैसे? यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग करना। उपयोग कैसे करोगे? सर डाइजेशन करके।
वेरी गुड। कैसे करोगे? डाइजेशन करके। डाइजेशन करके उसका उपयोग कर रहे हो। तो ये सभी प्रोसेस किसके अंदर आती है? न्यूट्रिशन के अंदर आती है। मतलब भोजन खाना खाना और खाना खाने के बाद भी उसको उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दूसरा पॉइंट मेरे पास में क्या आता है? रेस्पिरेशन आता है। दूसरा पॉइंट मेरे पास में सिंपली आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? श्वसन। अब रेस्पिरेशन मतलब श्वसन है, ठीक है सर। श्वसन क्यों इंपॉर्टेंट है? सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइव करने के लिए चारों ही प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्वसन होता क्या है? श्वसन का मतलब होता है कि एयर जो होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, मेनली एयर के अंदर भी क्या लेते हैं? इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक करते हैं। ऑक्सीजन का इनहेलेशन, इनहेलेशन मतलब श्वास अंदर लेना, और श्वास के अंदर मेनली क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और उस ऑक्सीजन का कोशिका की आवश्यकताओं में उपयोग करना। कोशिका की आवश्यकताओं में उपयोग करना मतलब फूड का ब्रेक डाउन करना। मतलब उस ऑक्सीजन के द्वारा फूड का क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन किया जाएगा। फूड का क्या किया जाएगा? ब्रेक डाउन, उसको तोड़ा जाएगा, और तोड़ के क्या बनाई जाएगी? एनर्जी बनाई जाएगी, ऊर्जा बनाई जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है भोजन को इनटेक करना, यानी फूड को इनटेक करना, और उसका यूटिलाइजेशन करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन या पोषण कहलाता है। रेस्पिरेशन का मतलब भी होता है कि इनटेक करना। क्या इनटेक करना? एयर के अंदर मेनली कौन सी गैस? एयर के अंदर कौन सी गैस? मेनली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को इनटेक करके फूड का ब्रेक डाउन करना, फूड का ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी बनाना की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है? श्वसन होती है। इसे रेस्पिरेशन भी कहता हूँ। ओके, इसके बाद में तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप सभी जानते हैं। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी सब्सटेंस को मूवमेंट, किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट है वो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, वहन है। वहन को आप अगर समझना चाहे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं। वाहन से, वाहन का काम क्या होता है? व्हीकल जो होता है उसका काम क्या होता है? व्हीकल का काम होता है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक पहुंचाने का जो काम होता है किसका होता है? व्हीकल का होता है, वाहन का होता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी एक सिस्टम पाया जाता है जिसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहता हूं। जिसे क्या कहता हूं मैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहता हूं। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है ये क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है कि कुछ पदार्थ, कुछ वेस्ट पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लीजिए आप, वेस्ट हो, कोई भी पदार्थ जो आपके पास में है उसका क्या कर रहा है? ये ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है। मतलब एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर उसको ट्रांसफर कर रहा है, उसको क्या कर रहा हूं मैं? ट्रांसपोर्टेशन कह रहा हूं। चौथा पॉइंट मेरे पास में एक्सक्रिएशन। चौथा पॉइंट मेरे पास में होता है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है उत्सर्जन। सर उत्सर्जन और वहन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? उत्सर्जन और वहन के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ये तो मैंने देखने से ऐसा लग रहा है कि सेम है। एक्सक्रिएशन आपने कहा ट्रांसपोर्टेशन, सब्सटेंस का मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, उत्सर्जन। यहाँ पे डिफरेंस देखिए आप। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मैं अलग अलग सब्सटेंस को रखता हूं, लेकिन मैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन की जब बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं, तो मैं क्या कहता हूं कि इसके अंदर ओनली वेस्ट प्रोडक्ट को ही रखूंगा। किसको रखूंगा? ओनली वेस्ट प्रोडक्ट को ही रखूंगा। किसके अंदर? एक्सक्रीशन के अंदर या उत्सर्जन के अंदर? उत्सर्जन के अंदर मैं किसको रखता हूं? वेस्ट प्रोडक्ट को ही रखता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट मतलब अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं या एक्सक्रीशन कहते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक 4 पॉइंट समझ में आए या नहीं आए? अगर 4 पॉइंट समझ में आ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट इस वजह से, क्योंकि वैसे कि होता है कभी कभी मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ, हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 4 टॉपिक है। सबसे पहली बात तो 4 टॉपिक है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम पूरे लेक्चर के अंदर इनको ही पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। बस ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर दो, आपका चैप्टर है जीव प्रकरण कंप्लीट हो जाएगा। 7 से 8 नंबर का चैप्टर है, तो 7 से 8 नंबर कंप्लीट किए आपके आ जाएंगे। मतलब आपको ओनली 4 ही टॉपिक कंप्लीट करने हैं। छोटे छोटे टॉपिक, न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन,
छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक होती है, वैसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सिंपल है ना, तो सिंपल है तो आगे चलना चाहिए हमें। आगे हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अब एक एक को लेकर के। सबसे पहला टॉपिक आपको कौन सा दिख रहा है बताओ, बताओ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण, पोषण दिख रहा है तो पोषण को पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आगे के जो भी टॉपिक है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर पोषण की बात करता हूँ तो पोषण के बारे में क्या बताया था, इनटेक, किसका इनटेक, फूड का इनटेक, और उसका यूटिलाइजेशन जो होता है उसे क्या कहता हूँ मैं, पोषण कहता हूँ या न्यूट्रिशन कहता हूँ। एनी डाउट, इससे कोई समस्या है यहाँ तक, तो इसको मिटा दो, नीचे से मिटा रहा हूँ। टॉपिक क्या है मेरा, न्यूट्रिशन रहेगा टॉपिक का क्या नाम है, न्यूट्रिशन रहेगा। एक मिनट, टॉपिक का नाम बताइए, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पोषण की बात कर रहा है। ओके, न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। अगर पोषण की बात करता हूं तो पोषण कितने प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण, ठीक है। अब एक मिनट, यहाँ पर एक डाउट, क्या है सर डाउट ये है कि हम न्यूट्रिशन तो स्टार्ट किया है, अब न्यूट्रिशन स्टार्ट किया है लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ, क्योंकि अगर बेसिक्स यहाँ पर बता दिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, तो समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, दो केस ले रहा हूँ मैं, एक केस तो ये ले रहा हूँ मैं, केस नंबर 1 में मेरे पास में, केस नंबर 1 है कार्बन। कार्बन क्या केस हो सकता है, मतलब क्या कहना चाहते हो, कहना चाहता हूँ कि जो कार्बन होता है, कार्बन के बारे में एक शब्द कह रहा हूँ, ये जो कार्बन है हमारे पास में, ये कार्बन अगर है तो इस अर्थ पर लाइफ है, अगर ये कार्बन है तो इस अर्थ पर क्या है, लाइफ है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, कुछ नहीं, भूल जाओ, भूल गई, ये लो, अब भूल जाओ, ठीक है, भूल गई, ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो कार्बन, केस नंबर 1 लिया कार्बन, अगर इस अर्थ पर कार्बन है, डिस्टर्बेंस ज्यादा क्रिएट कर रहा है, कार्बन है तो कार्बन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर कार्बन है तो लाइफ है, कार्बन है तो लाइफ है, मतलब क्यों सर, अगर कार्बन है तो लाइफ है, अगर कार्बन नहीं हो तो लाइफ नहीं होगी क्या, बिल्कुल नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। किससे मिलकर बनी है, कार्बन से। कार्बन सर, कार्बन मतलब क्या, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं उसके अंदर जो कार्बन होता है वो वाला कार्बन, बिल्कुल सही जगह जा रहे हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसके अंदर, ये कार्बन, इसकी बात कर रहे हो क्या, यही कार्बन है क्या, बिल्कुल सही जगह जा रहे हो, ये वाला कार्बन, इसी की बात कर रहा हूँ। अब देख लो आप अपनी बॉडी के अंदर कहीं कहीं पर कौन कौन सी जगह कार्बन का नाम सुनते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, फिर अपने ग्लूकोज सुना है कभी, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, विटामिन, फैट, सभी क्या है, कार्बन से मिलकर बने हैं ना। तो मतलब मैं कह सकता हूँ हमारी बॉडी के अंदर क्या है, प्रोटीन है नहीं है, फैट है या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है ना, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, तो ये सभी किससे मिलके बने, कार्बन से मिलके बने। सर कार्बन से मिलके बने, कभी नहीं देखा हमने कार्बन से मिलके बने। इनके कंपोजिशन देखना, इनके फॉर्मूला देखना, फॉर्मूला जब आप देखोगे तो इनके फॉर्मूले में आपको क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा। मतलब ये हुआ कि अगर इसके फॉर्मूले में कार्बन है तो ये मॉलिक्यूल किससे मिलके बना है, कार्बन से। किससे मिलके बना है, कार्बन से। तो इस अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। और अगर कार्बन प्रेजेंट है तो लाइफ प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन सभी सबस्टेंस के अंदर पाया जाता है और वो सबस्टेंस हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। या मैं ये कहूँ कि हमारी बॉडी उन्हीं सबस्टेंस से मिलकर बनी हुई होती है, तो वो सबस्टेंस नहीं होगी मतलब कार्बन नहीं होगा, मतलब कार्बन नहीं होगा तो सबस्टेंस नहीं होगी, और सबस्टेंस नहीं होते हमारी बॉडी होगी क्या, नहीं होगी। मतलब कार्बन इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब होगी सबस्टेंस, क्योंकि कार्बन है तो कार्बन क्या बना रहा है, सबस्टेंस बना रहा है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब कौन बना रहा है, कार्बन बना रहा है। और उनसे क्या बन रही है, हमारी बॉडी बन रही है। इसका मतलब हमारे शरीर का निर्माण हुआ है तो किससे मिलके हुआ है, कार्बन से मिलके हुआ है। इसी प्रकार से और भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उन ऑर्गेनिजम्स में, उन जीवों के अंदर भी कार्बन इसी प्रकार से पाया जाता है। केस नंबर 1 आप सभी को समझ में आना चाहिए, आप सभी को समझ में आना चाहिए। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है? दूसरा केस मेरे पास इस प्रकार से है कि आप सभी जानते हैं कि एक जीव होता है जिसे मैं कहता हूं यूनिसेलुलर, एक जीव होता है जिसे मैं कहता हूं मैं मल्टीसेलुलर, एक जीव होता है जिसे क्या कहता हूं मल्टीसेलुलर, एक जीव होता है जिसे मैं क्या कहता हूं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर का मतलब क्या होता है बहुकोशिकीय होता है। सर ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय में कुछ डिफरेंस होता है क्या? इस वजह से तो मैंने लिखा है यहाँ पर डिफरेंस होता है, इस वजह से तो लिखा है। मतलब ये हुआ कि इस केस में आप क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारी अर्थ पर सर्वप्रथम जीवन आया था, लाइफ आई थी, तो कैसी आई थी? लाइफ आई थी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। कैसी आई थी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। वो ऑर्गेनिज्म क्या हुआ? उसके अंदर डेवलपमेंट हुआ, उसके अंदर डिवीजन हुआ, उसमें विभाजन हुआ, ठीक है, डिवीजन हुआ, तो एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, चार से आठ कोशिकाएं बनती गई और एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हो गया। तो सबसे पहले कौन से जीव आए थे? एक कोशिकीय आए, एक कोशिकीय से क्या बने थे? बहुकोशिकीय जीव बने थे। लेकिन सर आप यहाँ पर इसको बता क्यों रहे हो? इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी को मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के अंदर आप खुद से सोचिए, एक कोशिका वाला जटिल होगा या बहुकोशिका वाला? जटिल जीव की अगर बात करता हूं तो जटिल कौन सा होगा? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर? आप बोलोगे सर अगर मैं जटिल की बात करता हूँ, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करता हूँ, तो कॉम्प्लेक्स तो मेरे पास में मल्टीसेलुलर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिसके पास में सबसे ज्यादा सेल्स है वही तो कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके पास में सबसे ज्यादा सेल्स है वही तो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स है मल्टीसेलुलर, नहीं सर हमने तो यूनिसेलुलर कहा है, तो मैं कह रहा हूँ ना कॉम्प्लेक्स ये है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कौन सा है? मल्टीसेलुलर है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यूनिसेलुलर है जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है ये? सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अब आप मुझे बताइए, अगर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सिंपल ऑर्गेनिज्म, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, तो इन दोनों के अंदर एक प्रोसेस होती है। एक प्रोसेस का नाम मैं बताता हूँ रेस्पिरेशन। दोनों के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है। किसके अंदर? किसके अंदर? बहुत अच्छी तरीके से होगी सबसे पहली बात। और किसके अंदर? जिसके में रिक्वायरमेंट होती है, कुछ चीजों के में रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन के लिए। किसके अंदर कम की रिक्वायरमेंट होगी? कम चीजों की, मतलब कुछ मेटल्स, कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है ना, कुछ की तो आवश्यकता होती होगी अभी, समझे? मतलब ये हुआ कि अगर ऑर्गन की बात ही कर लूँ, क्योंकि जिस पॉइंट को मैं बताना नहीं चाहता हूँ उसको बता देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑर्गन की बात कर लेता हूँ। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय। अगर मैं यहाँ पर रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर रेस्पिरेशन करने के लिए, श्वसन करने के लिए किसी प्रकार की कोई ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी क्या? इसके अंदर नहीं पड़ेगी, इसके अंदर पड़ेगी। इसके अंदर तो क्यों नहीं पड़ेगी? इसके अंदर क्यों पड़ेगी? इस वजह से नहीं पड़ेगी एक कोशिका के अंदर, क्योंकि एक ही कोशिका है। एक ही कोशिका तो आप सभी जानते हैं कि एक कोशिका तो एनवायरमेंट इस प्रकार से पड़ी हुई रहेगी। ये केंद्र है किसका? ये एक ही कोशिका है। ये एक कोशिका अपनी सतह से भी शोषण कर सकती है। ये एक कोशिका अपनी सतह से शोषण कर सकती है, मतलब अपनी सतह से शोषण कर सकती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकला बाहर, मतलब ये अपनी सतह के द्वारा क्या कर सकती है? शोषण कर सकती है ये कोशिका। इसका मतलब ये हुआ कि इसको शोषण करने के लिए किसी प्रकार के ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही समझे। मतलब ये हुआ कि इसके पास में शोषण करने के लिए किसी प्रकार कोई ऑर्गन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं मल्टीसेलुलर की बात करता हूँ, बहुकोशिकीय की बात करता हूँ, तो उसके अंदर शोषण करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जरूरत पड़ती है मेरे को इसकी ऑर्गन की। ऑर्गन मतलब अंग की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है मेरे को? ऑर्गन की जरूरत पड़ती है। ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा प्रेजेंट। ऑर्गन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर होगा एब्सेंट। क्रॉस के साइन से दर्शाया मैंने, है ना, ऑर्गन को। जहां पर एब्सेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑर्गन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन डायरेक्ट डिफ्यूजन हो गया, किससे हो गया? मेम्ब्रेन से। डायरेक्ट मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन हो गया, मेरे पास में शोषण यहाँ पर कंप्लीटली हो जाता है। दूसरी बात, न्यूट्रिशन की बात करता हूँ, तो न्यूट्रिशन भी आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है,
क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर फूड तो वैसे ही प्रेजेंट है। अगर फूड प्रेजेंट हो तो मैं मेनली वैसे भी इसके अंदर जो फूड है वो आसानी से एंटर कर सकता है। फिर कैसे करेगा? उसी मेम्ब्रेन से, जिस मेम्ब्रेन से भी रेस्पिरेशन हो रहा था उसी मेम्ब्रेन से वो एंटर कर जाएगा। तो मतलब ये उसी जो फूड होता है हमारे पास में, वो फूड इसके अंदर एंटर कर जाता है। किसके अंदर एंटर कर जाता है? इसके अंदर एंटर कर जाता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो फूड के लिए भी मेरे पास में कोई इसके पास में ऑर्गन नहीं है। लेकिन बहुकोशिकीय की बात कर ले तो, बहुकोशिकीय की बात कर ले या मल्टीसेलुलर की बात करें तो उसके पास में किसी प्रकार के ऑर्गन की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास में कोशिकाएं बहुत ज्यादा है, और जिसके पास में कोशिकाएं बहुत ज्यादा होती है तो उसके पास में भोजन पहुंचाना भी बहुत ज्यादा है। मतलब भोजन भी बहुत सारा चाहिए, मतलब लोगों की संख्या ज्यादा है। एक जगह समझिए, लोगों की संख्या ज्यादा है, एक जगह लोगों की संख्या कम है। जो लोग ज्यादा है उनको ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, जो लोग कम है उनको कम भोजन की आवश्यकता होगी। यहाँ पर तो एक ही, अकेले को तो बहुत कम चाहिए, मैनेज कर सकता है मतलब, है ना। और जिसके पास में लाखों करोड़ों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, उन लोगों को भोजन पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा भोजन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा होगा तो हमें किसी मशीन की आवश्यकता पड़ेगी भोजन बनाने के लिए। सिंपल सी बात है, पड़ेगी ना। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर भी क्या होती है? मशीन होती है। मशीन को कहता हूँ ऑर्गन, ऑर्गन को कहता हूँ अंग। तो अंग की क्या पड़ेगी? जरूरतें पड़ेगी। किसके लिए? भोजन बनाने के लिए। समझ में आया? यानी यह है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट होता है एक कोशिकीय के अंदर और बहुकोशिकीय के अंदर। इस वजह से एक कोशिकीय जीव जो होता है वो सरल होता है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गन भी नहीं है। ठीक है, जो भी काम हो रहा है नॉर्मली हो जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होता है, जटिल तंत्र होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से जटिल नाम दिया मैंने इसको। ठीक है, आगे सर ऐसा कभी केस ऐसा क्यों हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बहुकोशिकीय, सॉरी एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बन गई? ठीक है, लेकिन अभी भी एक कोशिकीय जीव क्यों मौजूद है? इस वजह से मौजूद है क्योंकि पर्यावरण के अंदर ही क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है या पर्यावरण बदलता रहता है हमेशा। आप सभी जानते हैं क्लाइमेट बदलता है, पर्यावरण बदलता है। कभी बारिश का मौसम हुआ, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी पतझड़, ये सभी मौसम चलते रहते हैं। चलते रहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि कोई जीव अपने आप को इसके अंदर ढाल लेता है। ढालने का मतलब है कि आज सपोज करो 42 टेम्परेचर है। कितना है? 42 मतलब 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर के अंदर मनुष्य अपने आप को ढाल लेता है। सर डालेगा कैसे? ढालेगा कैसे? एसी ऑन कर लिया, ढाल लिया, फैन ऑन कर लिया, ढाल लिया, कूलर ऑन कर लिया। मतलब क्या हुआ कि इससे वो क्या कर रहा है? अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। मेंटेन करके अपने आप को इस पर्यावरण के अनुसार बना लिया उसने। बना लिया मतलब इसके पर्यावरण के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर लिया। तो मेंटेन कर लिया इसका मतलब जो मेंटेन कर लेगा अपने आप को वो तो इस पर्यावरण के अंदर जीवित रहेगा, और जो मेंटेन नहीं कर पाएगा वो या तो जीवित नहीं रहेगा, अगर जीवित रहेगा तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। और बदलेगा कैसे? बदलेगा क्यों और किस लिए बदलेगा? बदलना इस वजह से पड़ेगा कि मैंने अभी कहा कि 42 टेम्परेचर है, 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो उस जीव को भी 42 डिग्री टेम्परेचर जो है उसके अंदर सर्वाइव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। सर्वाइव करने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बना, नहीं है तो बना, तो बनाएगा। अगर बनाएगा, अगर बना लिया तो इस पर्यावरण के अंदर जीवित रहेगा। अगर नहीं बना पाया तो जीवित नहीं रहेगा। सपोज करो बना तो लिया उसने, बना तो लिया, लेकिन उसके अंदर उत्परिवर्तन हो गया। उत्परिवर्तन कैसे हो गया सर? उत्परिवर्तन कुछ बदलाव हो गया। अगर बदलाव हो गया तो एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय बन सकता है। अगर बदलाव नहीं हुआ, मतलब बदल रहा था वैसे भी अपने आप को, अगर बदलाव नहीं हुआ तो इसका मतलब वो एक कोशिकीय रह गया। और पर्यावरण के अंदर अगर ये जीवित है, पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है, जब तक ये बदलता रहेगा तब तक ये एक कोशिकीय रहेगा। तब भी जब भी एक कोशिकीय था, क्योंकि अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढालता रहता है, तब एक कोशिकीय हो गया। कुछ जीव ऐसे थे जो एक कोशिकीय तो थे लेकिन पर्यावरण के अनुसार नहीं डाले, इस वजह से वो कैसे हो गए? बहुकोशिकीय भी बदल गए। क्योंकि जो नहीं डालेगा अपने आप को पर्यावरण के अनुसार उसको बदलना पड़ेगा। तो ये दोनों के हिसाब सभी को समझ में आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात कर रहा हूँ पोषण की। पोषण कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था। मिटा देता हूँ उसको मैं। पोषण कितने प्रकार का था मेरे पास में? 2 प्रकार का था। सर आप जाके इधर जाके क्या देखते हो? ये देखता हूँ वीडियो ठीक से बन रहा है नहीं बन रहा, बंद तो नहीं हो गया। ठीक है, ये देखता हूँ।
ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पोषण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण कहते हैं ऑटो ट्रोपिक न्यूट्रिशन, और विषमपोषी को हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और विषमपोषी पोषण मतलब होता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ओके, कोई डाउट है किसी को, कोई समस्या है? सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। सर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, समझो ध्यान से। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करता हूँ तो मैं सबसे पहले बात करूंगा ऑटोट्रोप्स। सर आपने लिखा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फिर यहाँ पे लिख लिया ऑटोट्रोप्स, मतलब माजरा क्या है, कहना क्या चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं ऑटोट्रोप्स और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है मतलब क्या हुआ, सेम सा शब्द ही तो है। देखो ऑटोट्रोप का मतलब क्या होता है? स्वपोषी। ऑटोट्रोप का मतलब क्या होता है? स्वपोषी होता है। क्या होता है बताओ? स्वपोषी होता है ना। अब देखो ऑटोट्रोप का मतलब होता है स्वपोषी, मतलब ऐसा हुआ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बना रहा है, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव जो है अपना भोजन खुद बना रहा है, अपना भोजन खुद बना रहा है, तो ऐसे जीव को क्या कहता हूं मैं? स्वपोषी कहता हूं। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाता है तो उसे क्या कहता हूं मैं? स्वपोषी कहता हूं। क्या कहता हूं बताओ? मैं उसको स्वपोषी कहता हूं। एनी डाउट? आप सभी जानते हैं कि जो जीव अपना भोजन खुद बनाएगा उसे क्या कहता हूं? स्वपोषी कहता हूं। स्व यानी स्वयं खुद बना रहा है तो उसे क्या कह रहा हूं मैं? स्वपोषी कह रहा हूं। द मेक ओवन फूड, मतलब अपना भोजन खुद बना रहा है, उसे क्या कह रहा हूं मैं? स्वपोषी कह रहा हूं। और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जिस प्रकार का पोषण पाया जाएगा उसे क्या कहूंगा मैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मतलब स्वपोषी पोषण कहूंगा। उस जीव के अंदर जिस प्रकार का पोषण पाया जाएगा, जिस प्रकार का पोषण पाया जाएगा उसे स्वपोषी पोषण कहूंगा, मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहूंगा। किसी कोई समस्या है क्या? मतलब उस जीव के अंदर पाया जा रहा है पोषण, बिल्कुल सही समझे। उस जीव के अंदर पाया जा रहा है पोषण तो उससे कहूंगा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और उस जीव को कहूंगा ऑटोट्रोप्स से। क्या कहूंगा बताओ? ऑटोट्रोप्स कहूंगा। और ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अगर एग्जाम्पल, उदाहरण की बात कर लूं मैं, इसकी बात कर लूं, उदाहरण की बात कर लूं, उदाहरण की अगर बात कर लूं तो मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ पादप, मतलब प्लांट्स, और कुछ जीवाणु, कुछ जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया, है ना, प्लांट से, और सम बैक्टीरिया, इतना पता होगा आपको। चलते हैं आगे। अब देखिए ऑटोट्रोप्स आपको समझ में आ गया, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया। अब ये ऑटोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है इसको कंटिन्यू करेंगे। सर आपने हेटेरोट्रोपिक के बारे में नहीं बताया, आगे आएगा। हम क्या कंटिन्यू करेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही कंटिन्यू करेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी पोषण ही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। सर कंटिन्यू कर रहे हो मतलब इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हो? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर अब मैं पढ़ने वाला हूँ किसके बारे में? अब मैं पढ़ने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार प्रोसेस और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस को मैं कहता हूँ प्रकाश संश्लेषण। क्या कहता हूं मैं? प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटोसिंथेसिस। क्या होती है बताओ? फोटोसिंथेसिस। अबे जो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस है इसको समझना है जरा, क्या कहना चाहती है ये फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस, इसको समझना एक बार। फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रोसेस इसको समझना है। टॉपिक कौन सा है? हमने अभी टॉपिक लिखा है स्वपोषी पोषण मतलब ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही चल रहा है क्योंकि मैंने ये कहा है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाएगा उसे स्वपोषी कहेंगे ना, अभी यही कहा है मैंने। और उस जीव के अंदर जिस प्रकार का पोषण पाया जाएगा उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। मतलब ये हुआ कि अब हम ये सीख रहे हैं, अब ये सीख रहे हैं कि ये भोजन कैसे बनेगा। ये तो कह दिया कि खुद बनाएगा,
बनाएगा कैसे ये सीख रहे हैं, कैसे बनाएगा ये सीख रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए मैं टॉपिक डालता हूँ यहाँ पर, इसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है बताओ? प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसका इंग्लिश में कहता हूँ मैं इसको फोटोसिंथेसिस। क्या कहता हूँ बताओ? फोटोसिंथेसिस कहता हूँ। क्या कहता हूँ इसको मैं? फोटोसिंथेसिस कहता हूँ, प्रकाश संश्लेषण कहता हूँ। एनी डाउट? किसी कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, मतलब ये देखेंगे अब भोजन बनेगा कैसे। कोई ऑर्गेनिज्म जो है, जिसे हम सब पोषी कह रहे हैं ना, वो भोजन बना कैसे रहा है, प्रक्रिया तो समझाओ सर। प्रक्रिया बना क्या है? आपने बता दिया सर, बना रहा है, खुद ही भोजन बना रहा है। अगर आप नहीं बताओगे कि कैसे बना रहा है, तो हम कैसे विश्वास कर लें? तो विश्वास करने के लिए पढ़ना जरूरी है। समझो किस प्रकार से बना रहे हैं। देखो इधर होता क्या है, सिंपली आप जानते हैं कि प्रकाश का मतलब क्या होता है? लाइट। अरे प्रकाश का मतलब प्रकाश होता है, लाइट होती है। संश्लेषण का मतलब होता है, सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना। सभी को पता है ना? सिंथेसिस मतलब क्या होता है? बनाना होता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? बनाना। कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, कुछ बना रहा है, मतलब प्रकाश कुछ बना रहा है। प्रकाश कुछ बना रहा है, लेकिन इस प्रकाश के द्वारा ही नहीं बनाया जाता। जो कुछ बनाया जाता है, इसके अंदर और भी कुछ चीजें होती है, ऐड की जाती है। वो क्या है? वो क्या है? मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण एक बहुत ही शानदार प्रोसेस है। ये प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस है, एक बहुत ही मजेदार प्रोसेस है, क्योंकि ये प्रोसेस अगर नहीं होती तो ये जीवन नहीं होता। ठीक है, इस वजह से मजेदार प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो होता क्या है। आप सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर चार चीजें चाहिए हमारे को, चार कंपोनेंट चाहिए, चार चीज चाहिए। कौन कौन सी चाहिए बताओ? चार कंपोनेंट चाहिए। चार कंपोनेंट जानते हो ना? ठीक है, अब चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं? अगर मेरे को भोजन बनाना है, ऐसा जीव मेरे को क्रिएट करना है इस दुनिया में, ऐसा जीव देखना है मेरे को कि अपना भोजन खुद बना ले, कोई भी जीव बना ले, बना ले, बना ले। अगर वो बना रहा है तो उसके अंदर ये ट्राई करो सबसे पहले, ये जो चार चीजें मैं बता रहा हूं, सबसे पहले आप ट्राई करोगे उसके अंदर जल, यानी पानी, वाटर। ठीक है, वाटर। आप क्या करोगे यहाँ पर? ट्राई करोगे। पानी है कि नहीं उसके अंदर? सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा आप ऐड करोगे यहां पर, दूसरा आप लिख दो लाइट, मतलब प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। दो कंपोनेंट हो गए। जल अगर उसके पास में है, उसके पास में प्रॉपर तरीके से प्रकाश पहुंच रहा है। ये बता रहा हूं कि खुद भोजन कैसे बना लेता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। जिसके पास में जल है, जिसके पास में प्रकाश है, दो पॉइंट में भी। तो तीसरा सुनोगे आप, तो आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। मतलब क्या हुआ? CO2। जल, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन कंपोनेंट है किसी ऑर्गेनिज्म। सर ये तो बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो एनवायरमेंट में हमारे पास में जल भी होता है, पानी होता ही है, हमारे पास में लाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में होता ही है। तुम्हें क्या चाहिए? ये तीन कंपोनेंट तो है ही। मतलब हर ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? ऑटोट्रोपिक होगा। आगे चौथा कंपोनेंट तो देखना ही है आपने। अब चौथा कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं कहता हूँ क्लोरोफिल। अब बताओ सभी करेंगे क्या? बताओ सभी के पास में क्लोरोफिल, हमारे पास में नहीं है। मतलब क्या हुआ? सर आपने तीन कंपोनेंट बताए, तब तक हमें लग रहा था कि सभी जीव सब पोषी होंगे, लेकिन जैसे चौथा पॉइंट बताया आपने, तो हमें लगा कि हम गलत तरीके से जा रहे हैं। गलत तरीके से कैसे? हम तो सोच रहे थे सभी जीव सब पोषी है, क्योंकि जल भी सबके पास है, प्रकाश भी सबके पास है, कार्बन डाइऑक्साइड भी सबके पास है। लेकिन अभी चौथा पॉइंट लिखा आपने क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल तो सबके पास होता ही नहीं है। हमारे पास होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? हम सब पोषी है क्या? नहीं है हम सब पोषी। ठीक है, हम क्या नहीं है? सब पोषी नहीं है। अगर सब पोषी नहीं है तो एक बात बताइए मेरे को, सब पोषी कौन होगा? जिसके पास में क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल किसके पास में होता है? पादपों के पास में होता है। वेरी गुड, क्या बात की आपने। किसके पास में होता है क्लोरोफिल? किसके पास में होता है? पादपों के पास में होता है। किसके पास में होता है? पादपों के पास में होता है। और अभी कुछ जीवाणु भी मैंने यहाँ पर लिखा था, उदाहरण फिर से लिखते हैं एक बार।
एग्जाम्पल लिखते हैं एक बार। क्या लिखा मैंने? पादप लिखा था, प्लांट्स लिखे थे मतलब, और कुछ जीवाणु मतलब सम बैक्टीरिया। फिर से बोल रहा हूं, ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये चार कंपोनेंट अगर किसी के पास में है तो वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, और उसके अंदर ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण वाली। तो आपने परिभाषा नहीं लिखी है तो आप लिख लो, मैं बोलता हूँ। किसी जीव द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में, किसी जीव द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रकार से होती है। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको नोट्स भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, अगर चाहोगे तो। ठीक है, अगर चाहोगे, आपको रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको डाल दूंगा नोट्स। क्या दिक्कत है? कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास में आ गई है, जल प्रकाश आ गया, क्लोरोफिल आ गया, ठीक है, कुछ पादप कुछ जीवाणु यहाँ पर इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा मैंने प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जब जब भी हम पढ़ते हैं, एक चीज हमेशा पढ़ते हैं, बताओ सर क्या? हम पढ़ते हैं उसके अंदर एक समीकरण हुआ करता है, मतलब वो समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई टीचर प्रकाश संश्लेषण पढ़ाएगा आपको तो उस समीकरण देगा पहले आकर के, मतलब वो समीकरण इंपॉर्टेंट है, इस वजह से देगा, मतलब वो समीकरण पढ़ना जरूरी है हमारे लिए भी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है तो पढ़ेंगे ना समीकरण, मतलब इक्वेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहा है? इक्वेशन की बात कर रहा है। अगर इक्वेशन की बात कर रहा है तो इक्वेशन कौन सी सर? इक्वेशन कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है? कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है? इक्वेशन मतलब समीकरण की बात कर रहा है। समीकरण कौन सा हो सकता है? मेनली जो समीकरण मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो कुछ बताया अभी तक वही समीकरण है, मतलब जो कुछ बताया मैंने वही समीकरण है। मतलब क्या हो सर? कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि मैंने बताया आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है क्या? आपने कहा बिल्कुल सर, प्रकाश संश्लेषण अगर होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिएगा, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? तीसरे नंबर का कंपोनेंट मैंने बताया था ना। तो अगला कंपोनेंट मैंने बताया कौन सा? जल यानी पानी, है ना। और देखो अगला मैंने बताया सनलाइट। सनलाइट जानते हो ना हिंदी मीडियम वालों, सूर्य प्रकाश। और बताया क्या? क्लोरोफिल। कौन सा फिल्म? फिल कौन सा है? क्लोरोफिल। क्लोरो मतलब क्या होता है? कलर। कलर यानी कोई पिगमेंट की बात कर रहा है। क्लोरो मतलब पिगमेंट की बात कर रहा है, क्लोरोफिल बात कर रहा है। कौन सा फील आ रहा है? क्लोरोफिल। अगर मेरे पास में ये सभी कंपोनेंट 1 2 3 4 कंपोनेंट मेरे पास में प्रेजेंट है तो इसका मतलब हुआ फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि इस फोटोसिंथेसिस के अंदर बनेगा क्या। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था मैंने, भोजन बनेगा। भोजन सर भोजन क्या बनेगा? क्या भोजन बन जाएगा? लिख दूं भोजन? लिख दूं क्या भोजन? नहीं, यहाँ पर प्लांट के अंदर जो बनेगा भोजन ही। किस रूप में बनेगा? किस रूप में बनेगा? किस रूप में बनेगा? रूप में मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे घर पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, मतलब भोजन बनता है। आज कुछ अलग बना, कल कुछ अलग बनेगा, परसों के रोज कुछ अलग बनेगा। तो इसका मतलब बना तो भोजन ही है ना, बना तो भोजन ही है लेकिन अलग अलग रूप में बना है। बना तो भोजन ही है लेकिन अलग अलग रूप में बना है। इस प्रकार समझो कि बनेगा भोजन ही लेकिन कौन से रूप में बनेगा? अलग अलग रूप में, मतलब अलग अलग टाइप का बनता है ना, मतलब रूप हो गया उसका। इसका मतलब ये हुआ तो कौन से रूप में बनेगा? बनेगा यहाँ पर C6H12O6। C6H12O6 बहुत प्रसिद्ध नाम है। प्रसिद्ध नाम क्या है? ग्लूकोज। क्या नाम है बताओ? ग्लूकोज। हिंदी मीडियम वालों क्या नाम बताओ? ग्लूकोज। कौन सा है? ग्लूकोज। ठीक है, एनी डाउट? किसी कोई समस्या है किसी को? यहाँ तक समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत सिंपल है। ग्लूकोज C6H12O6 सभी को याद रहना चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज कौन सा होता है? ग्लूकोज। आगे बात करता हूँ, मेरे पास में ऑक्सीजन बनता है और पानी बाहर निकल जाता है। सर ऊर्जा भी तो बनती है। हाँ बनती है ना, लिख दो ऑक्सीजन बन गया, जल बन गया, ऊर्जा कहाँ से बनेगी भैया? ऊर्जा कहाँ से बनेगी? सर ऊर्जा कैसे बनती है? फिर इसको तोड़ेंगे तब बनेगी ऊर्जा तो। अरे प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा थोड़ी बनती है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा थोड़ी बनती है। इसको ब्रेक करेंगे
तब जाके ऊर्जा बनेगी। ऊर्जा अभी कहाँ बनेगी? अब देखो ये इक्वेशन देखो एक बार ठीक से, एक इस इक्वेशन को देखो कि ये बैलेंस है क्या। देखो आराम से, इधर हो जाते हैं। देखो आपका क्वेश्चन नहीं बैलेंस तो नहीं है, बैलेंस नहीं है मतलब बैलेंस करना जरूरी है, नहीं करे तो नंबर कट जाएंगे और क्या, नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। इसका मतलब वो बैलेंस करना जरूरी है। 6 लगा देता हूँ, यहाँ पर 12 लगा देता हूँ, यहाँ पर 6 लगा देता हूँ, यहाँ पर कितना लगा दें 6 सर रट के, हाँ बिल्कुल रट के लिख दिया मैंने यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर ये चीज ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2 सनलाइट बटे क्या है क्लोरोफिल है। ठीक है, अब यहाँ पर ग्लूकोज लिखा और प्लस 6 ऑक्सीजन, मतलब 6 ऑक्सीजन है और 6H2 यहाँ पर लिखा है। अब इसकी डिटेल चाहिए तो इस लेक्चर में बता नहीं सकता यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस समीकरण को आपको याद करना है। समीकरण याद कैसे करेंगे, क्योंकि 4 कंपोनेंट वैसे प्रकाश संश्लेषण में आपको याद रखने, तो वो 4 कंपोनेंट के आप समीकरण बना दोगे। कैसे बना देंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमें रोज चाहिए, जलवायु को चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये 4 कंपोनेंट तो चाहिए। हमारे पास में भोजन बनेगा किस रूप में बनेगा, किस रूप में बनेगा सर, खीर के रूप में बनेगा, अरे ग्लूकोज के रूप में बनेगा। और यहाँ पर जाकर के आगे पता चलेगा हमारे को कि ऑक्सीजन किसके रूप में बनेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और क्या बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा। मतलब आपके लिए समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये समीकरण अगर आपने याद कर लिया और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, आपको परिभाषा नहीं पता, आपके समीकरण से क्या क्या। ठीक है, नंबर तो आ ही जाएंगे, नंबर तो आ ही जाएंगे चाहे कितने भी आए। अब वो तो वैसे भी नहीं आते नंबर, तो 2 नंबर का, सपोज करो कि 2 नंबर का क्वेश्चन आया, 2 नंबर का क्वेश्चन आया, आपको परिभाषा नहीं पता, 2 नंबर की परिभाषा है, अगर आप ये सिर्फ करके आ गए तो मुझे पता है 2 नंबर तो नहीं आएंगे। आप भी जाए पता नहीं, अगर 2 नंबर नहीं आएंगे इसका मतलब नंबर तो आएंगे, 2 नंबर नहीं आएंगे इसका मतलब नंबर तो आएंगे, नंबर कितने भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए सभी को। एनी डाउट, किसी को समस्या यहाँ तक, किसी को समस्या यहाँ तक, देख लो आराम से, कोई दिक्कत हो तो बता देना। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो होती है, समीकरण जो होता है, आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। आगे जो टॉपिक मैं पढ़ने वाला हूँ फोटोसिंथेसिस वाला ये टॉपिक। तो अब फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ पॉइंट्स और है मेरे पास में, पॉइंट्स कुछ और है जो पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स मेरे पास में यहाँ पर इस प्रकार से हैं, क्योंकि जो पॉइंट्स मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, मेनली इसके अंदर कुछ घटनाएं होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप वाइज प्रोसेस है, स्टेप्स, इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं या कुछ घटनाएं होती है, मैं कह सकता हूँ स्टेप्स या घटनाएं, घटनाएं घटित होती है इसके साथ में, जो कि क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के साथ में कुछ घटनाएं घटित होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कुछ प्रक्रियाएं होती है हमारे सामने अभी देख आती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया क्या होती है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो आप सभी जानते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। अब प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब ये कहूंगा मैं, ये कह सकता हूं कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कौन करता है, क्लोरोफिल। सबसे पहला पॉइंट मेरा रहेगा प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, या मैं कहूं कि प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को लिख सकता हूं यहां पर, प्रकाश ऊर्जा को द्वारा अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना। प्रकाश ऊर्जा को कौन अवशोषित करेगा, कौन अवशोषित करेगा, क्लोरोफिल अवशोषित करेगा। दूसरा पॉइंट मेरे पास में कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और
जल के अणुओं को तोड़ना। टूटता है, जल के अणु टूटते हैं, मतलब ये हुआ कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा सबसे पहले क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अवशोषित कर लिया तो इस प्रकाश ऊर्जा को अब बदला जाएगा किसके अंदर, रासायनिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में बदला जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। और जल के अणुओं में तोड़ना, किसको तोड़ा जाएगा, जल को, जल को अणुओं में तोड़ना, जल को अणुओं में तोड़ना। और तोड़ना मतलब किसके अंदर तोड़ेगा, किसके अंदर तोड़ेगा, हाइड्रोजन, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करेगा क्लोरोफिल। दूसरी बात, फिर इसको रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा। तीसरी बात, जल के अणुओं को तोड़ेगा, जल के अणुओं को तोड़ेगा। और तीसरी अगर बात करता हूं मैं, तो मैं कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचय, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये कुछ घटनाएं यहाँ पर होती है। प्रकाश ऊर्जा को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना और जल के अणुओं को तोड़ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब इंग्लिश मीडियम वाली सुनेंगे। इसके अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं कि इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण के अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला इवेंट जो मैं कह रहा हूं कि मैं कहूंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। चाहो तो आप लिख सकते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड पॉइंट में कहूंगा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, किसके अंदर तोड़ देगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देगा। तीसरा पॉइंट में कहूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, मतलब रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट में कहूंगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। रिडक्शन की बात कर लेता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपचयन की या रिडक्शन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं, रिडक्शन की बात कर लेता हूं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है और ये इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं ये वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, इसको ब्रेक करना तो ऑक्सीडेशन हो गया, इसको ब्रेक करना तो ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास में आकर के जुड़ जाए, अभी मैंने एक इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर दोबारा लिख देता हूं मैं, 6CO2 + 12H2 और यहाँ पर समलाइटली की क्लोरोफिल लिखा था, यहाँ पर 6 इस प्रकार से कुछ लिखा था मैंने, ये समझाने लायक है। क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल ही टूटता है, इसके अंदर टूटता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूटता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर अगर ब्रेक होता है तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो इसके पास में कार्बन भी ऑक्सीजन है, लेकिन क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन आया है इससे ब्रेक हुआ होगा, किससे, CHO ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, इस कार्बन से आकर के जुड़ा है, कार्बन के पास में हाइड्रोजन आके जुड़ा। इसका मतलब ये हुआ कार्बन के पास में हाइड्रोजन का आकर जुड़ना, किसका जुड़ना, इस हाइड्रोजन का जुड़ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है या रिडक्शन कहलाता है। एनी डाउट, किसी को समस्या? यहाँ पर जो 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप सभी को ये तीनों पॉइंट समझ में आने चाहिए। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये तीनों इवेंट्स भी आपको पता होने चाहिए उस समीकरण के साथ में, ठीक है। छापो।
मिटा देता हूं मैं। अब आगे जो पढ़ने वाले हैं वो फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है वैसे तो, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का पार्ट, जिस फोटोसिंथेसिस खत्म हो चुका है ये, इसके अंदर हमने फूड का निर्माण कर लिया है, भोजन बना लिया है। भोजन हमने बनाया है ग्लूकोज, क्या बनाया हमने भोजन, ग्लूकोज बनाया है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है स्टोमेटा। वो क्या होता है, स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र होता है अगला टॉपिक हमारा। तो स्टोमेटा के बारे में बात कर लेनी चाहिए, मुझे लगता है किसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, स्टोमेटा के बारे में। किसके बारे में बात कर लेनी चाहिए, स्टोमेटा के बारे में बात कर लेनी चाहिए, रंध्र के बारे में बात कर लेनी चाहिए। और रंध्र आप सभी जानते हैं कि सर रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। इस प्रकार से एक लीफ बना रहा हूं मैं, एक लीफ बना रहा हूं, तो ठीक नहीं बनी है, ठीक है। तो लीफ बना रहा हूं, एक लीफ बना रहा हूं, और इस लीफ के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि रंध्र जो होते हैं, स्टोमेटा जिनको मैं कह रहा हूं, वो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं, वो स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं। ये क्या है, लीफ है, आप सभी जानते हैं ना। लीफ मतलब पत्ती है, लीफ मतलब क्या है, पत्ती है। किसी को समस्या यहाँ तक, ये क्या है, पत्ती है, लीफ है या पत्ती है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि पत्ती पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं। सर हमने तो कभी नहीं देखा। अगर आपने नहीं देखा तो आप माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं देखने के लिए, आप माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं देखने के लिए। माइक्रोस्कोप से आपको अच्छी तरीके से ये जो स्टोमेटा है, ये जो रंध्र है, वो आसानी से दिख जाएंगे, जिनको मैं क्या नाम दे रहा हूँ, जिनको नाम दे रहा हूँ मैं स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब क्या होते हैं, रंध्र। क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। क्या होते हैं, रंध्र। किसके ऊपर पाए जाते हैं, एक लीफ के ऊपर रंध्र पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सर क्या ये जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, रंध्र प्रेजेंट होते हैं, क्या ये लीफ के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, या इस प्लांट के ऊपर, इस प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे भी और भी जगह होती है ऐसी जहां पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफ के अलावा ये किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, मतलब तने के ऊपर भी प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ये कहां पर प्रेजेंट होता है, रूट में भी प्रेजेंट होता है, जड़ों में भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ जो रंध्र पाए जाते हैं वो रंध्र जड़ में भी पाए जाते हैं, तने में भी पाए जाते हैं और पत्तियों में भी पाए जाते हैं, तीनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इनको अलग अलग प्रकार से नाम दे दिया जाता है वहां, और पत्तियों में क्या नाम दे रहे हैं, रंध्र नाम दे रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोमेटा भी कह रहे हैं। सर स्टोमेटा क्या काम करते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। जो स्टोमेटा क्या होते हैं, ये क्या काम करते हैं, आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान किसका करते हैं, आदान प्रदान, आदान प्रदान करते हैं किसका, गैसों का। किसका आदान प्रदान करते हैं, गैसों का। मतलब तो मैं कह सकता हूं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किसका एक्सचेंज करते हैं, गैसों का। कौन करते हैं, स्टोमेटा या रंध्र किसका एक्सचेंज करते हैं, गैसों का एक्सचेंज करते हैं। एनी डाउट, किसी कोई समस्या है यहाँ पर, यहाँ तक कोई समस्या है क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप सभी को समझ में आना चाहिए। और हमारे लिए स्टोमेटा इस वजह से पाए जाते हैं क्योंकि एक्सचेंज कर सके। लीफ के अंदर जिस प्रकार से कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस या ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है मतलब क्या है, मतलब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर करवा रहे हो, ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हो। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करवा रहे हो, ऑक्सीजन लेकर के आ रहे हो, ऑक्सीजन एंटर करवा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हो। तो जितने भी प्रोसेस होती है किसी भी गैस से रिलेटेड, वो गैस से रिलेटेड किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। तो स्टोमेटा के अंदर आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। स्टोमेटा जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों पर भी पाए जाते हैं, तने पर पाए जाते हैं और जड़ों पर भी पाए जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए रंध्र के अंदर। अब देखिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूँ। डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, किसका डायग्राम बना रहा हूँ, एक स्टोमेटा जो आप बता रहे हो, स्टोमेटा के बारे में बात की मैंने अभी, स्टोमेटा के बारे में जो बात की है मैंने, उसी का छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक है, किसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, स्टोमेटा का डायग्राम बना रहा हूं। ये स्टोमेटा है, ये क्या होता है मेरे पास में, स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा मतलब क्या होता है, रंध्र होता है। क्या होता है, ये रंध्र होता है। रंध्र का डायग्राम बनाए। सर रंध्र तो आपने बना दिया ठीक है, लेकिन रंध्र के दोनों तरफ आपने ये बड़ा सा क्या लगा दिया है, ये क्या होता है।
आपने रंध्र यहाँ पर दिख रहा है, जो रंध्र अभी पत्ती के अंदर दिखाया था मैंने, उस रंध्र को मैंने बड़ा करके बनाया है। तो जैसे मैं बड़ा करके बनाता हूँ तो मेरे को इस प्रकार की कुछ संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार की कुछ संरचना दिखाई देती है। और इस प्रकार की जो संरचना दिखाई देती है जिसे मैं रंध्र कहता हूँ, स्टोमेटा कहता हूँ। और इसके बाहर आप देखोगे कि दो कोशिकाएं लगी हुई है। क्या लगी हुई है? दो कोशिकाएं लगी, एक कोशिका ये रही, एक कोशिका ये रही। किसके बाहर लगी हुई है? रंध्र के बाहर लगी हुई, मतलब स्टोमेटा के बाहर लगी हुई है। इन कोशिकाओं को मैं नाम देता हूँ क्या? गार्ड सेल। क्या नाम देता हूँ? गार्ड सेल नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ? गार्ड सेल मतलब द्वार कोशिका नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ मैं? द्वार कोशिका नाम देता हूँ। अभी गार्ड सेल नाम देता हूँ, मतलब द्वार कोशिका नाम दे रहा हूँ। इनके बाहर जो दो कोशिकाएं पाई जाती है, रंध्र के चारों तरफ, रंध्र के दोनों तरफ दो कोशिकाएं पाई जाती है, जिनको मैं गार्ड कोशिका, गार्ड सेल या द्वार कोशिका कह रहा हूँ। सर, ये द्वार कोशिका या जो गार्ड सेल्स होती है वो क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि इस वजह से प्रेजेंट होती है क्योंकि हम जानते हैं कि रंध्र हमेशा खुले हुए नहीं रहते हैं। रंध्र हमेशा खुले हुए नहीं रहते हैं, कभी तो बंद होते हैं, कभी खुले हुए रहते हैं, कभी बंद होते हैं, कभी खुले हुए रहते हैं। तो कभी खुलना होता है, कभी बंद करना होता है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर द्वार कोशिका क्या काम करती है? द्वार कोशिका ये काम करती है कब इन रंध्रों को खोलना है, कब इन रंध्रों को बंद करना है। तो इसका काम कौन करेगा? द्वार कोशिका करेगी। कौन करेगा? द्वार कोशिका। तो ये जो प्रोसेस होगी किसके द्वारा होगी? द्वार कोशिकाओं के द्वारा होगी कि कब इन रंध्रों को खोलना है, कब इन रंध्रों को बंद करना है। सर देख किस प्रकार से प्रोसेस करती है, किस प्रकार से अपनी परफॉर्म करती है। ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं क्या? ये क्या होता है? ये क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या होते हैं ये? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है? हरित लवक। क्या प्रेजेंट होते हैं ये? डॉट्स क्या होते हैं? हरित लवक प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन पहुंचा जाए कि द्वार कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं क्या, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? यस, पाए जाते हैं। ठीक है। तो होता क्या है कि मेनली गार्ड सेल्स क्या करती है? गार्ड की तरह कार्य करती है। जो सेल्स गार्ड की तरह कार्य करती है, ये क्या करेगी? गार्ड की तरह कार्य करेगी। गार्ड क्या करता है? मेंटेन करता है। जिसको जिम्मेदारी दी गई है, उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को निभाता है नहीं निभाता। मतलब आपको ये काम करना है तो आपको यही काम करना है कि गार्ड को काम दिया जाता है। तो इन द्वार कोशिकाएं जो गार्ड सेल्स है इनको भी काम दिया जाता है। क्या काम दिया जाता है? इनको ये काम दिया जाता है कि आपको रंध्रों को खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? द्वार कोशिकाओं के द्वारा किया जाए। सर आपने कहा खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है। ये द्वार कोशिका कैसे पता चलेगा? अब खोलना है, बंद करना है, इसको कैसे पता लगेगा? जब इसके अंदर पानी जाएगा, जब इस द्वार कोशिका के अंदर पानी जाएगा, एंटर करेगा, जब वाटर इसके अंदर एंटर करता है, किसके अंदर? इस द्वार कोशिका के अंदर वाटर एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है, वाटर एंटर कर रहा है। जितना इसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि द्वार कोशिका के अंदर पानी भर जाएगा। और पानी भर जाने से इसका जो रंध्र होता है, जो स्टोमेटा होता है, जो छिद्र होता है, वो क्या हो जाता है? खुल जाता है। क्या हो जाता है? खुल जाता है। कौन खुल जाता है बताओ? रंध्र खुल जाता है, स्टोमेटा खुल जाता है। खुल गया रंध्र। ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन आ गई, तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, रंध्र खुला हो गया, खुल गया। अगर हम उसको खुला ही रखते हैं तो क्या होगा? उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी की हानि होगी। तो उसके बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उस रंध्र में से क्या करते हैं? जो द्वार कोशिका हमारे पास में होती है, उस द्वार कोशिका में से पानी बाहर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? बाहर पानी बाहर निकाल देते हैं। और जैसे द्वार कोशिका से पानी बाहर निकल देगा, स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र जो होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। रंध्र या स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। तो मतलब द्वार कोशिका क्या काम कर रही है? द्वार कोशिका ये काम कर रही है कि रंध्रों को कब तो खोलना है, कब बंद करना है, किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? द्वार कोशिका के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो यहां तक जो टॉपिक है अपना कंप्लीट हो चुका है। रंध्र वाला जो टॉपिक है वो भी हमारा खत्म हो चुका है, वो भी हमारा खत्म हो चुका है। तो ये सभी पॉइंट्स आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए कि रंध्र क्या होते हैं, द्वार कोशिकाएं क्या काम करती है, मेंटेन करती है, रंध्रों को मेंटेन करती है, कब खोलना है, कब बंद करना है। ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक समझ में आया या नहीं आया? जैव प्रक्रम हमने स्टार्ट किया। ठीक है। ये समझ में आया या नहीं आया? अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी बात आपको समझ में नहीं आई हो लेक्चर के दौरान, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ठीक है। तो
आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।